हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 की जो यूनिट फर्स्ट है उसका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स आप जानते हैं द डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी ऑर्गेनिज्म को उसको उतनी ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी मानते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस अर्ली जो ह्यूमंस थे वो किस तरह से अपने नॉलेज को अपडेट किए और आज के तरफ से जोड़ते हुए उसको देखते चलेंगे। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी जो है वो साइंस है लाइफ फॉर्म्स का, जीवन का, और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन के लिए जितनी भी क्रियाएं होनी चाहिए, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेसेस, तो इन्हीं की स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग वर्ल्ड है इसके पास अमेजिंग मतलब आश्चर्य कर देने वाली डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे प्लांट्स की बात कर लें, एल्गी है, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मैं तो अभी मतलब एज डी बात कर रहा हूँ किंगडम की, और अभी आगे देखेंगे तो बहुत सारे उसमें क्लासेस और स्पीसीज बनेंगी। अर्ली मैन कुड, इसी प्रकार से फिर मतलब एनिमल्स में भी हो जाएंगी बहुत सारे। पहले तो नॉन वर्टिब्रेट्स में ही बहुत सारे हैं, फिर वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे हैं। अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंट बिटवीन द इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहले का व्यक्ति था वो आसानी से अंतर कर लेता था, आसानी से अंतर करता था कि निर्जीव क्या है, इनएनिमेट मतलब निर्जीव, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्ली मैन defined some of the inanimate matter. Early man defied मतलब ईश्वर से सदृश पूजा करता था। Some of the inanimate matter, कुछ निर्जीव चीज़ों की, जैसे कि विंड हो गई, सी हो गई, फायर हो गया। पहले के लोग ऐसा मानते थे, तूफान अगर आता था तो मानते थे कि भगवान क्रोधित हो गए हैं। कुछ इसी तरह से वो उसकी पूजा करते थे ऐसा। एंड सम among the animals and plants, और इसी में कुछ एनिमल्स और प्लांट्स भी थे। A common features of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoke. कॉमन फीचर, जो कि कॉमन फीचर्स होते हैं मतलब मिलते जुलते चीज़ें होती हैं सजीव और निर्जीव की, ऑब्जेक्ट की, ये हमें भय, फियर दैट दे इवॉक, भय से भय को दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। कहने का मतलब इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टताएं पाई वो उनके द्वारा भय या दूर भगाने के भाव पर आधारित थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमंस के बारे में बहुत लेट में डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एरा हैं, तो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ वो काफ़ी बाद में आता है। साइंटिस्ट विच indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. जो सोसाइटीज थी जो कि लगे हुए थे एंथ्रोपोसेंट्रिक्स मतलब नर केंद्रित, व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस, तो जो बायोलॉजी का व्यू था उसमें जो प्रोग्रेस कर पाए बहुत अच्छा, ये बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन
ऑफ लाइफ, मैं थोड़ा ब्रश का यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है वो लाइन समझने में शायद प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। सिस्टमैटिक एंड monumental description of life forms brought in out of necessary detailed system of identification, nomenclature and classification. Systematic and monumental description, व्यवस्थित रूप से, और monumental description मतलब स्मरणीय व्याख्या करने के लिए of the life form, सजीवों की, आउट ऑफ नेसेसरी डिटेल सिस्टम, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की, कई चीज़ों की आवश्यकता थी। आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत थी, नॉमेनक्लेचर की एंड क्लासिफिकेशन की, इनकी भी मतलब ज़रूरत होती, और इससे जो है उसको सरल बनाया जा सकता था। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडी वाज द रिकग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ द सच स्टडी, इस तरह की स्टडी में उनको पहचानना और उनके जो कॉमन सिमिलरिटीज़ थी, जो भी चीज़ें कॉमन थी उनको पहचानना, जानना, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से, मतलब सभी प्रकार से हमें उनके जो कॉमन फीचर्स थे उनको पहचानना। जो भी चीज़ें सजीव और निर्जीव के बीच में कॉमन हो सकती थी, जैसे उसमें भी मटेरियल होता है, उसमें भी मटेरियल होता है, उसका भी बॉडी वेट होता है, उसका भी बॉडी वेट होता है। ग्रोथ निर्जीव भी कर लेते हैं अगर उनके ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है, ग्रोथ सजीव भी करते रहते हैं, बस उनके सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ होती है। तो जैसे अगर हम ग्रोथ की बेस पे देखें तो वो दोनों कॉमन हो जाते हैं। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट ever lived on the earth was the revelation which humbled man and led to culture movements for the conservation and biodiversity. That all present day, आज के दिनों में लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव ऑन द अर्थ, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं या रहते हैं, was a revelation which humbled man and led to culture movement of the conservation of biodiversity. तो जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आप समझ रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बहुत लोग जो कदम उठाए वो उनकी संस्कृत की देन थी। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट वी विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें जो डिस्क्रिप्शन देखेंगे क्या, क्लासिफिकेशन एनिमल एंड प्लांट्स फ्रॉम टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे क्लासिफिकेशन और एनिमल्स, प्लांट्स और टैक्सोनॉमी, मतलब उनके टैक्सोनॉमी मतलब उनका नॉमेनक्लेचर और उनको अलग अलग बांटना अपने स्टडी के लिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। आगे देखते हैं चैप्टर की, एकदम से शुरू से हम शुरुआत करते हैं ताकि कुछ छोटे ना। इनको आप देख लीजिए, अर्नेस्ट मेयर, ये भी एक साइंटिस्ट थे, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अर्नेस्ट मेयर born on 5 July 1904 इन केम्प्टन, जर्मनी, जो जर्मनी में है ये शहर केम्प्टन, इनका जन्म वहाँ हुआ था 5 जुलाई 1904 को। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में हु हैज़ बीन कॉल्ड, काम कर रहे थे, जिनको कहा जाता था द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इनको जो है अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा गया था, क्योंकि डार्विन ने भी इवोल्यूशन पे काम किया था। अरे आपको याद होगा जो जिराफ की गर्दन को लेकर डार्विन और लामार्क के बीच में अपना अपना मत रखा गया था,
तो वो इवोल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किए थे डार्विन। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। 100 महान वैज्ञानिकों में इनका नाम लिया जाता है। मेयर ज्वाइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953। जो मेयर थे, मेयर ये ज्वाइन किए थे हार्वर्ड फैकल्टी का आर्ट और साइंस फैकल्टी, वो उसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इन फैकल्टी को ज्वाइन किए थे 1953 में। एंड रिटायर्ड इन 1975, और ये जो है 1975 में रिटायर हो गए थे। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर एगसाइज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिट्स। एज्यूमिंग द टाइटल, इनको एक टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर एग्रेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइट्स। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर, उनके लगभग 80 साल के कैरियर में हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी, उनकी रिसर्च जो है पक्षी विज्ञान पे थी, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण, जो जियोग्राफी, जंतु भूगोल, इवोल्यूशन, जैव विकास, सिस्टमैटिक व्यवस्थित करना जो कि होता है, एंड द हिस्ट्री, और जो इसके पीछे का जो इतिहास है, किस तरह से इनका, कैसे ये पहले रहते थे, एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, और जंतु विज्ञान दर्शन, जंतु विज्ञान का, जीव विज्ञान का दर्शन, इतनी चीज़ों को ये अपने 80 साल के करियर में वर्णन किए। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। वो लगभग अकेले ही इस चीज़ को हैंडल किए कि मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस प्रकार से हुई, या डाइवर्सिटी किस प्रकार से बनी, एंड सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज द टुडे, जो कि आज इवोल्यूशनरी मतलब जीव विज्ञान का जो विकास है उसका जो आज केंद्रीय क्वेश्चन बनता है। ही आल्सो pioneered the currently accepted definition of biological species। उन्होंने जो आज जो सबसे एक्सेप्टेड स्पीसीज की डेफिनेशन है, उन्होंने इस चीज़ के लिए अकेले ही बीड़ा उठाया था, या मतलब कह लीजिए अकेले ही उसको पूरा किए थे। मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइज, इनको 3 प्राइज मिले, वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो कि 3 मुकुट के समान थे, मतलब बहुत ही सम्मानित 3 बार ये हुए। बल्जन प्राइज 1983 में, जो बल्जन प्राइज था 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी इन 1994, एंड द क्रेफोर्ड प्राइज 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर ऑफ 204, और ये जो है 2004 में मर गए जब ये 100 साल के थे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का शुरुआत देखा जाए तो यहाँ से होती है। अब तक कुछ चीज़ें परिचित करा रहे थे। द लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड क्या है? हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड, कितना आश्चर्यजनक है लिविंग वर्ड। ये मुझे लगता है डाइवर्सिटी के बेस पे कह रहे हैं कितना आश्चर्य है, कितनी सारी स्पीसीज है। वाकई अब चले जाइए देखिए कितनी प्रकार की तितलियाँ, कितनी प्रकार के कीड़े मन मोह लेते हैं। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, और जो इनकी रेंज है लिविंग टाइप्स मतलब स्पीसीज की जो टाइप्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनके हैबिटाट तो बहुत ही अमेजिंग है जिसमें ये रहते हैं।
फिर वो चाहे कोल्ड माउंटेन हो, माउंटेन जो बहुत ठंडे होते हैं, चाहे फिर डिसिडुअस फॉरेस्ट हो, पतझड़ वाले वन हो, ओशियंस हो, समुद्र हो बड़े बड़े, फ्रेश वाटर लेक हो, चाहे वो मीठे पानी की झीलें हों, मतलब जिसमें साल्ट नहीं होता है। फिर वो चाहे डेजर्ट हो, हॉट स्प्रिंग हो, लीव अस स्पीचलेस, मतलब हमें निःशब्द कर देते हैं इन सबको देखने के बाद। द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स, जो सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की सुंदरता है। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, और जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। द वैली ऑफ फ्लावर ऑफ अटैकिंग शार्क, जो घाटियों के फूल हैं, या जो अटैकिंग शार्क है, जो कि शार्क अटैक करती है अलग अलग एनिमल पर। यू वॉक अवे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, हमें ये सुंदरता और विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट and cooperation among members of the population and among population of a community, or even molecular traffic inside the cell, make us deep reflect on what indeed is life। कह रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है एंड कोऑपरेशन है, जो इकोलॉजिकल के बीच में एक इकोलॉजी, जो इनके बीच में कोऑपरेशन दिखता है एमंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में कोऑपरेशन दिखता है। पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? जब सेम तरह की स्पीसीज हो और वो एक ही तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हों वहाँ पर, तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, या फिर एक कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है उनके बीच में भी कोऑपरेशन दिखता है। कम्युनिटी बोलते हैं जब कई तरह की पॉपुलेशन हो जो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए कम्पीट करती हूँ, मतलब रखती हूँ, वो कम्युनिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ बहुत सारे ह्यूमन थे, वो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई। बहुत सारे डॉग रहते हैं तो वो डॉग की पॉपुलेशन हो गई। बहुत सारे काऊ हैं तो उनकी पॉपुलेशन हो गई। बफेलो हैं उनकी पॉपुलेशन हो गई। हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ह्यूमन्स फूड बनाता है, कुछ अपने डॉग्स को देता है तो वो उसकी रक्षा भी करते हैं, एक दूसरे से रिलेट हैं। काऊ है तो वो उनको चारा देता है, प्रोवाइड कराता है, तो उनको मिल्क देती है। बफेलो भी ऐसा करती है। तो कुछ बर्ड्स भी रहती हैं। बर्ड्स क्या देती हैं? बर्ड्स को देख के हमें अच्छा लगता है तो कहीं से हैप्पीनेस देती हैं, या पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। जो हमारे खेतों में जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं एज अ बटरफ्लाई। तो ये जो इतनी सारी पॉपुलेशन को हमने गिनाया, ये एक कम्युनिटी कहलाती है। आर इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, या फिर किसी एक सेल के अंदर जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मेक अस डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन, ये एक दूसरे से रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। व्हाट इंडीड इज लाइफ, व्हाट इंडीड इज लाइफ, ये बताते हैं कि लाइफ क्या है। अगर इन सबको देखें तो हम पूछेंगे लाइफ क्या है। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं जो हमने देखा है यहाँ से, तो हम बोलते हैं लाइफ क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम, दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। तो इसमें दो क्वेश्चन समाहित हैं। पहला इज अ टेक्निकली, पहला जो कि टेक्निकली है, एंड सीक आंसर व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, कैसे एक लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से अलग है। एंड द सेकेंड इज द फिलोसफिकल वंस, और दूसरा जो कि दार्शनिक है, एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, और ये है कि लाइफ का पर्पज क्या है। मैं भूल जाता हूँ ब्रश का यूज़ करना यहाँ पर, ताकि आप भी देखते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। तो लाइफ का पर्पज क्या है इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम दार्शनिक नहीं हैं। वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज द लिविंग, तो हम इसको देखेंगे व्हाट इज द लिविंग, आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। और अगर इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, कॉल भी कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो
तो भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।